हेलो। हेलो। कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे हम लोगों ने। आप में से कई लोगों ने क्वेश्चंस को सबमिट किया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो हम लोग आज उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि क्या उसका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन आप ही लोग बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने लिखे हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को ओपन कर दे रहा हूँ। ये कौन सा असाइनमेंट था जो आपके सामने ओपन है? असाइनमेंट 1। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इन मायस्क्यूएल? 4 ऑप्शंस हैं। ग्रुप डेटा बाय कॉलम वैल्यूज, सॉरी, ग्रुप डेटा बाय कॉलम वैल्यूज, ग्रुप डेटा बाय रो वैल्यूज, ग्रुप डेटा बाय कॉलम एंड रो वैल्यूज, और नन ऑफ मेंशन। कौन बताएगा आंसर क्या होगा इसका? हम्म। ए, ग्रुप डेटा बाय कॉलम वैल्यूज। ओके। और बाकी लोग? ग्रुप डेटा बाय कॉलम वैल्यूज। ठीक है। आप ग्रुप बाय कॉलम जब भी लगाते हैं तो वो कॉलम में किसी भी कॉलम के रिगार्डिंग जो वैल्यूज होती हैं उनको वो कर देता है। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ग्रुप डेटा बाय कॉलम वैल्यूज ही है। तो आपका फर्स्ट ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विच क्लॉज इज सिमिलर टू हैविंग क्लॉज इन MySQL? दिस इज वेरी सिंपल। वेयर? What is the meaning of having clause in MySQL? To filter out the row values, to filter out the column values, to filter out the row and column values. हाँ, none of the mentioned. अंशिता? हाँ, क्या आंसर होगा? To filter out the row values. क्या लिखा है आंसर? हाँ, कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों ऐसा है? आप लोगों ने हैविंग कंडीशन जब भी अप्लाई किया था तो उस हैविंग कंडीशन में आपने जैसे सम निकाला है, मिनिमम निकाला है, मैक्सिमम निकाला है, इन सब वैल्यूज पर आपने कंडीशन अप्लाई की थी। तो वहां पर जो आपने कंडीशन अप्लाई की थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सम किसी पर्टिकुलर कॉलम का निकाला है, तो आप लिखेंगे कि उसका जो सम होना चाहिए वो इससे ज्यादा ग्रेटर होना चाहिए। तो आपके सामने जो वैल्यू आई है वो उस पर्टिकुलर कॉलम के रिगार्डिंग वैल्यू आई है कि मिनिमम परसेंटेज है, मैक्सिमम परसेंटेज है, एवरेज है। तो मुझे लगता है कि आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इज ग्रुप बाय क्लॉज इज सिमिलर टू ऑर्डर बाय क्लॉज? पुर्नेश? हाँ, क्या होता है डिफरेंस ग्रुप बाय क्लॉज में और इसमें दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप बाय क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज? हम्म। ग्रुप बाय क्लॉज में डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव नहीं करता, सिमिलर वैल्यूज का ग्रुप क्रिएट कर देता है। यू आर क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज एंड यू परफॉर्म सम एग्रीगेट ऑपरेशंस on these unique values. Order by clause is used to arrange ascending order and descending order. हाँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इन MySQL? उज्जवल त्रिपाठी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इन MySQL?
कौन सा आंसर होगा? शॉर्टिंग योर रिजल्ट सेट यूजिंग कॉलम डेटा, एग्रीगेशन ऑफ फील्ड, शॉर्टिंग योर रिजल्ट सेट यूजिंग रो डेटा, और नन ऑफ दिस। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है? व्हाट इज द मीनिंग? आउट ऑफ 4 आंसर्स कौन सा सही है? उज्जवल त्रिपाठी, आपने कल ये क्वेश्चंस किए थे? उज्जवल में आप इस ये क्वेश्चंस किए थे, सबमिट किए थे? नन ऑफ दीज। नीलेश, ये ये नीलेश कह रहे हैं कि अरे सॉरी, उज्जवल कह रहे हैं कि नन ऑफ दीज, तो आपके हिसाब से आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। क्यों नन ऑफ दीज क्यों है? शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टिंग? शॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। शॉर्टिंग इज सिमिलर एज अ, जो आप बात कह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आप करते हैं उसे शॉर्टिंग ही कहते हैं। जैसे आपने अगर असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया तो उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर। क्वेश्चन ये है कि रो वाइज करता है कि कॉलम वाइज करता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। फिफ्थ का आंसर होगा आपका शॉर्टिंग योर रिजल्ट सेट यूजिंग कॉलम डेटा। आपका जो कॉलम होता है उसको वो अरेंज करता है, असेंड कॉलम की जितनी वैल्यूज होती हैं उनको अरेंज करता है, क्योंकि हम ऑर्डर बाय कॉलम नेम लिखते हैं, ऑर्डर बाय कॉलम नेम एएससी और डीएससी। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर बाय इन माई एसक्यूएल स्टेटमेंट? ध्यान से देखेंगे। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एफ नेम, आई नेम फ्रॉम पर्सन, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। Data of employee ID will be sorted. Data of employee will be sorted in descending order. ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे DESC नहीं लिखा है, पहला वाला तो ऐसे ही आंसर माइनस हो गया। Data of employee ID will be sorted in ascending order. Yes, this one is a complete answer. कोई दिक्कत किसी को? किसी ने और कोई टिक किया हो तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ, यही टिक किया था पूर्णेश। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। द कीवर्ड, हाँ बेटा, स्मृति बोलिए। ए ऑप्शन भी हो सकता है लेकिन वहां लिखा है शॉर्टेड, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट अगर हम मेंशन नहीं करते हैं तो वो एएससी में करता है, असेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो आपका जो डेटा अरेंज होगा, अगर आप शॉर्टेड लिख देते हैं तो शॉर्टेड का मतलब तो वो किसी भी वे से शॉर्ट कर सकता है, असेंडिंग से भी कर सकता है, डिसेंडिंग से भी कर सकता है। नहीं मेंशन होने का मतलब है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में करे। क्लियर हो गया होगा? Keyword ASC and DESC cannot be used without which clause? मैं जिससे पूछूंगा, सिद्धांत सिंह। हाँ सिद्धांत बताओ, आंसर दो। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? सिद्धांत आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? इसमें ये 7th क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बिना आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, माइक्रोफोन बंद कर लो। बाकी लोगों को दिक्कत आ रही है आवाज सुनने में? हाँ, सिद्धांत साइड से दिक्कत होगी कुछ। किसको नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही आवाज क्लियर? त्रिपाठी जी को आवाज क्लियर है? आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम होगी, हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है साउंड में।
मेरे साइड से साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, आपके साइड से प्रॉब्लम है, आप क्विट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। द लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री। एक क्वेरी है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और उसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको बताना है टोटल, लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री। ओके, सेलेक्ट डैश कस्टमर आईडी कंट्री कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर। हाँ, क्या आंसर होगा? मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, तो उसको उसे काउंट करना है। ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हम लोग फिल करेंगे, इसका आंसर कौन देगा? यस, काउंट होगा, काउंट काउंट लग जाएगा कस्टमर आईडी पे, तो काउंट कर लेगा। और ग्रुप बाय कंट्री होगा, कंट्री क्या करेगा, उसका ग्रुप बना देगा, और जब हम उस पर काउंट लगाएंगे तो वो किसी पर्टिकुलर कंट्री, जो कंट्रीज का ग्रुप बना होगा अलग अलग कंट्रीज का, उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर उसको अरेंज कर देगा और काउंट करके बता देगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स, हर कंट्री के अंदर कितने कस्टमर्स हैं। ओके, डन। नेक्स्ट, फिल द एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट द एवरेज प्राइस। फिर अगेन फिल इन द ब्लैंक है, टू कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी। आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है और इसमें आपको जो क्वेरी उसने दी है उसका आंसर देना है। एवरेज प्राइस निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, यस। सिंपल सी बात है, एवरेज निकालना है तो एवरेज प्राइस ही होगा, मिनिमम मैक्सिमम काउंट नहीं होगा। और ग्रुप बाय क्लॉज लगेगी, क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज नहीं लगेगी तो हम कैटेगरी वाइज एवरेज प्राइस को नहीं जान पाएंगे। कैटेगरी मान लीजिए A1 A2 A3 A4 है, A1 5 बार है, A2 6 बार है, तो उसका ग्रुप बना देगा और उसके आगे फिर उनकी एवरेज वैल्यूज को शो कर देगा। अगेन एक और फिल इन द ब्लैंक है, और इसमें वो अब आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। और काउंट द नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट्स, इसमें आपको काउंट करना है, जैसे हमारे मेल पेशेंट भी होंगे और फीमेल पेशेंट्स भी होंगे, तो हमें जो काउंटिंग करनी है वो केवल और केवल फीमेल पेशेंट्स की करनी है। तो मुझे जहां तक लगता है कि, एक सेकेंड, इसमें से थोड़ा इग्नोर कर, हाँ, नंबर अंडर स्कोर पेशेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारी क्वेरी क्या लगेगी, ग्रुप बाय ओपीडी, ठीक। हाँ बोलिए। सेकंड, ओके, सेलेक्ट सम। देखते हैं, अभी देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। ये मैं थोड़ा इग्नोर कर दूं क्योंकि रेड लाइन आने की वजह से हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं कॉलम्स। अब कॉलम्स क्लियर हैं, सबको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, इन्होंने किसी ने कहा सेकंड, तो सम, सेलेक्ट सम नंबर अंडरस्कोर पेशेंट, ठीक है, फ्रॉम हॉस्पिटल, ग्रुप बाय ओपीडी। ओके, ग्रुप बाय तो मान लीजिए अगर हम लगा देते, ग्रुप बाय ओपीडी करके, क्यों फोर्थ क्यों होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा सेकंड वाला? मेरे को फोर्थ और सेकंड तो एकदम एक ही जैसे दिख रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, हमें हमें यहाँ काउंट, हम, यस, हमें यहाँ पे काउंट करना है, सम नहीं करना है। यस, यू आर राइट। तो हमारा पास जो फोर्थ आंसर होगा, जिसमें हम पहले काउंट कर लेंगे फर्स्ट वाले में, ठीक है, फिर ग्रुप बाय ओपीडी कर लेंगे। ओके, ओपीडी वाइज हमारा बन जाएगा। और लेकिन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या फोर्थ आंसर होगा? क्योंकि हमने ग्रुप किसका बनाया है, ओपीडी का। हाँ, अच्छा, एक्चुअली लेट ज्वाइन करने पे यही होता है, मैं इधर होता हूँ और मेरे को उधर ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मैं मोबाइल पे ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, एक ही सिस्टम पे ऑपरेट करता हूँ। हाँ,
इसका आंसर देखते हैं क्या है। यस, यही आंसर है। ये वाला तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सम किया है, और इसमें क्लियर है ये वाला कोई कॉलम ही नहीं बनता है। ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर, यही आंसर। ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, मैं उस पर भी आ जाता हूँ वापस। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए। हाँ, असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3 में यही था ना, असाइनमेंट 3? हाँ। नीलेश, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग? If two or more tables is given, and if you want to perform the different type of operations of join में आप लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं, राइट ज्वाइन कर सकते हैं, और आप दो टेबल्स का यूनियन निकाल सकते हैं। यूनियन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप दो टेबल का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, इसका मतलब दोनों टेबल में क्या कॉमन है वो आप अलग से निकाल सकते हैं। अगर आप ए और बी में के कॉमन एलिमेंट्स प्लस ए के एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं। बी के सारे एलिमेंट्स और बी के जो और ए के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको निकाल सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस आर अवेलेबल, एंड विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन हम एक रिलेशन क्रिएट, दो रिलेशंस के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जिससे उन दोनों टेबल का डेटा एक दूसरे के डेटा को वैलिडेट करने की हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आधार नंबर हमारे यहाँ आकर हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है कि ये वही एक ही व्यक्ति है, और जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो ऑथेंटिक ऑथेंटिक है और इसी व्यक्ति को मिल रही है। तो ज्वाइनिंग हम लोग तब करते हैं जब किसी दो टेबल्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना होता है, और वो रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम इक्वलिटी होता है, यानी कोई एक ऐसा कॉलम जो पहली टेबल में भी मौजूद हो और दूसरी टेबल में भी मौजूद हो, या कोई रिलेशन भी हो सकता है रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, किसी एक वैल्यू के साथ हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि मतलब हमारी टेबल 2 की एक कॉलम की वैल्यू टेबल 1 के दो कॉलम की वैल्यू की रेंज के अंदर आना चाहिए। इस तरह की भी रिलेशनशिप होती है। मतलब हमने कोई कंडीशन लगा दी कि इस कॉलम में जो वैल्यू होगी वो उसी कॉलम की वैल्यूज में से होनी चाहिए, किसी दूसरे कॉलम की वैल्यूज में से नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की भी रिलेशनशिप होती है। तो ये सारी रिलेशनशिप हमारी ज्वाइनिंग की हेल्प से ही डन हो सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन? इक्वी ज्वाइन तो मैंने बताया था, नॉन इक्वी ज्वाइन नहीं बताया था। हाँ, इक्वी ज्वाइन कौन बताएगा? पुर्णेश? इफ सम डेटा इज कॉमन इन बोथ टेबल, एक डेटा कोई एक कॉलम हमारा कॉमन होगा दोनों टेबल्स के अंदर, तो जब हम क्वेरी को अप्लाई करेंगे तो इक्वी ज्वाइन में हम जो क्वेरी चलाएंगे, जो हम ज्वाइनिंग करेंगे, उसमें जो ज्वाइनिंग होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जो टू कॉलम्स होंगे जो कॉमन होंगे उनके आधार पर होगा। तो दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी ज्वाइन। इसमें तो हमारे कॉलम्स के हिसाब से मैपिंग हो गई। और जो नॉन इक्वी ज्वाइन होता है, इट इज नॉट सिमिलर एज अ इक्वलिटी ज्वाइन। इसमें मैंने जैसे बताया ना कि दो टेबल्स हैं और किसी दूसरी वाली टेबल में एक कॉलम है, उसका डेटा किसी पहली वाली टेबल के कॉलम के डेटा के हिसाब से भरा जाएगा। या तो वो उसके इक्वल होगा, या तो उसके ग्रेटर देन होगा, या तो वो उसके लेस देन होगा। इस तरह की कोई रिलेशनशिप बनती है जिसमें एट्रीब्यूट ही सेम नहीं रहता है, बस उसकी वैल्यूज के आधार पर हम उसको भरते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन इक्विजॉइन। हो सकता है इसका एक एग्जांपल आपको दिया हो। कौन सा क्वेश्चन का आंसर है? इसमें आंसर कोई और दिए हूँ, ये वाले आंसर्स नहीं। तो यही हो गया। प्राइमरी की और फॉरेन की का रोल क्या है? प्राइमरी की एक्ट्स एज अ basically a key in a relation that is responsible to uniquely identify a relation. ये एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। और वही प्राइमरी की किसी और दूसरे टेबल की जब किसी दूसरे टेबल में जाके
प्राइमरी की का रोल अदा करता है, बट वो जो प्राइमरी की का रोल जिस टेबल में अदा कर रहा है वो उस टेबल का एट्रीब्यूट नहीं है, वो किसी दूसरी टेबल से रिट्रीव करके लाया गया है, तब उस केस में वो फॉरेन की बन जाता है। लेकिन जहां वो यूज हो रहा है वहां पर वहां की टेबल को अलाउ नहीं है कि उसमें कोई भी वैल्यू चेंज कर सके। इसमें एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। जहां से वो टेबल से डेटा आता है वो पेरेंट टेबल कहलाती है, और जहां पर वो डेटा यूज हो रहा है वो चाइल्ड होता है। और चाइल्ड टेबल में ये राइट नहीं है कि उसकी वैल्यूज में कोई भी चेंज कर सके। तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, ज्वाइनिंग में रोल हो गया ना। दो टेबल्स हैं आपके पास। एक टेबल के पास अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमरी की है, जस्ट लाइक आधार नंबर। दूसरी टेबल के पास कोई ऐसी की नहीं है जिससे हम ये डिफाइन कर सके कि 5 पूर्णेश में से कौन सही बंदा है जिसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो वो आधार नंबर हमारी टेबल में यूज हो रहा है एज अ आधार नंबर, बट दिस आधार नंबर इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ माय टेबल, दैट इज derived फ्रॉम द सम अनदर टेबल। तो वहां पर वो जब कॉलम हमारे यहाँ यूज हो रहा है तो दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप इन बिटवीन द टू टेबल्स, एंड दैट इज आल्सो एक्स प्राइमरी की दैट बिहेव्स लाइक अ फॉरेन की, दैट इज रिस्पांसिबल टू यूनिकली डिफाइन अ रिलेशन कि कौन सा पूर्णेश सही है जिसको हमको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है। तो दैट क्रिएट्स अ रिलेशन इन बिटवीन द टू टेबल्स। ठीक है। कोई वही बात मैंने बताई ना, अगर आप भैया एक कॉलम को एक जगह से दूसरी जगह लेके आएंगे तो दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप। वही तो एक रिलेशन हुआ। उसी को वो पूछ रहा है कि ज्वाइनिंग में उसका क्या यूज है। अभी देखो अगला क्वेश्चन वैसा ही है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एक्टिविटी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं पहले। जब हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ते थे, या पाइथन के ही जो पुराने पेपर्स हुए हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग स्टेप। दो टेबल दी हुई हैं, एकदम पहले टेबल को ध्यान से देख लीजिए। एक टेबल है एक्टिविटी और एक टेबल है कोच। मुझे क्वेश्चन से अभी मतलब नहीं है, पहले मैं ये समझ लूं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। एक्टिविटी में एक्टिविटी का कोड है, एक्टिविटी का नाम है, स्टेडियम है, पार्टिसिपेंट्स की संख्या है, प्राइज मनी है और डेट है। ओके। उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो हमारे कोचेज हैं, आई रिपीट, ये जो एक्टिविटी हो रही है इसको कोचिंग देने के लिए जो कोचेज हैं उसकी एक टेबल है, जिसमें एक कोच का कोड है। कोच कोड और एक्टिविटी में कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। कोच नेम और अभी फिलहाल कोई नहीं दिख रही है, लेकिन जहां हमने ए कोड यूज किया, दिस ए कोड इज अ एट्रीब्यूट ऑफ एक्टिविटी टेबल, बट वो हमारे कोच वाली टेबल में आ रहा है। क्योंकि अगर हम खाली कोच को कोड और कोच को नेम दे देंगे तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा कोच किस एक्टिविटी के लिए बनाया गया। पूर्णेश, मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो दो टेबल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें जो ए कोड का रोल है कोच वाली टेबल में, वो क्या है? फॉरेन की का रोल है। यस। क्योंकि कोच के टेबल के अंदर अगर हमें कोई एक्टिविटी करानी है तो हमारे पास ऐसी कोई एट्रीब्यूट मौजूद नहीं थी जिससे हम उस एक्टिविटी को पहचान पाए कि कौन सा कोच। अहमद हुसैन, अब आप बता सकते हैं कि अहमद हुसैन जो हैं वो कौन सी एक्टिविटी कराएंगे? कौन बताएगा? पुर्नेश को छोड़ के। अहमद, यस, रिले 100 into 4। उज्जवल, उज्जवल, इसमें एक सुमन नाम का कोई कोच है, सुमन। वो कौन सी एक्टिविटी कराएगा? गुड, इसका मतलब अब समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें एक रंजन है, रंजन, अंशिता, अंशिता, रंजन जो है वो कौन सी एक्टिविटी कराएंगे? अच्छा, जो हमारी शॉर्टपुट एक्टिविटी है उसको कराने के लिए हमारे पास कितने कोचेज हैं? शॉर्टपुट एक्टिविटी कराने के लिए कितने नंबर ऑफ कोचेज हैं? 6। कोच की मैं बात कर रहा हूं। दो कोचेज हैं। आप देखो, जो हमारी शॉर्टपुट एक्टिविटी है उसका कोड क्या है? 1003। और अगर आप इधर देखो 1033 कितने कितने के पास है? एक एक कोच 4 है, नाज, और एक कोच 6 है, नंबर 6 है,
उसका नाम है सुमन। तो इस पहले टेबल को आप डिस्कस कर लो। प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए सब लोग। हाँ, इस टेबल को जब हम एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही उसका आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे अभी पूर्णेश ने बता दिया कि सर ए कोड जो है वो फॉरेन की है। तो एक तो हमें पता लग गया कि इसकी प्राइमरी की ये है, इसकी फॉरेन की ये है। ओके, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू डिस्प्ले द डिटेल्स, आई रिपीट, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ देयर कोच नेम। नहीं, हम पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए सब लोग। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ देयर कोच नेम। अगला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। नेम द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की एक्टिविटी वाले में एक कोड हो गई, फॉरेन की कोच वाले में एक कोड हो गया। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया दूसरे वाले का, लेकिन पहले वाले का आंसर मुझे चाहिए। हाँ, समृद्धि आंसर दीजिए। समृद्धि अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आंसर दीजिए। आंसर, ये क्वेश्चन है। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। आपको डिटेल्स, सभी एक्टिविटीज की डिटेल देनी है। एक्टिविटी की डिटेल में क्या क्या हो सकता है? एक्टिविटी का कोड हो सकता है, एक्टिविटी का नाम हो सकता है, स्टेडियम हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स की संख्या हो सकती है, प्राइज मनी हो सकती है, शेड्यूल डेट हो सकती है। अगर आप सारी एक्टिविटीज की डिटेल, एक्टिविटीज की अगर आप केवल डिटेल्स, एक्टिविटी की ही केवल डिटेल निकालना चाहते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है वो भी हो सकता है। ऑफ देयर कोच नेम, कोच नेम के साथ कि कौन सा, अच्छा मैं अब इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। कौन सी एक्टिविटी के साथ कौन सा कोच नेम रहेगा, आपको ये बताना है। हम्म हम्म बेटा, दो टू डिफरेंट टेबल्स हैं, टू डिफरेंट टेबल्स हैं। अब आप एक बात बताओ, जब आपके पास दो डिफरेंट टेबल रहती हैं तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे ना? तो पहली बात तो ये हो गई कि सेलेक्ट चाहे जो कुछ आप करें, फ्रॉम में एक्टिविटी कॉमा कोर्स तो होगा ही होगा। एक सेकेंड। और दूसरी बात, दिस इज अ इक्वलिटी ज्वाइन। यहाँ इक्वलिटी ज्वाइन बनता हुआ आपको दिख रहा है क्योंकि ए कोड हमारी पहली टेबल में भी है और ए कोड हमारी दूसरी टेबल में भी है। तो सेलेक्ट आप कुछ भी करें, सेलेक्ट मान लीजिए आपने स्टार ही कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2, वेयर में एक कंडीशन लगनी तय है, एक्टिविटी डॉट ए कोड इज इक्वल टू कोच डॉट ए कोड। ये कंडीशन तो लगेगी ही लगेगी। आई रिपीट, एक्टिविटी डॉट ए कोड इज इक्वल टू कोच डॉट ए कोड। तो उसमें क्या होगा कि जिसका ए कोड मैच करेगा, जैसे 1001 वाले का पहले 1001 वाले से मैच कर रहा है, तो रिले 100 × 4 के आगे अहमद हुसैन का नाम आ जाएगा। फिर 1001 मैच कर रहा है हमारे कोच के 3 वाले रिकॉर्ड से, तो कोच रिले 100 × 4 वाला जो उस कोच नेम के साथ आ जाएगा। फिर 1002 जिससे मैच करेगा, किसी से मैच नहीं करेगा, हाई जंप नहीं आएगा। 1003 शॉर्टपुट किस हमारा किससे मैच कर रहा है, नाज से मैच करेगा और सुमन से मैच करेगा, वो आ जाएगा। 1005 किसी से मैच कर रहा है, रंजन से मैच कर रहा है, तो लॉन्ग जंप के आगे रंजन का नाम आ जाएगा। 1008 डिस्कस थ्रो के आगे रविंद्र का नाम आ जाएगा। जब आप इस क्वेरी को लिखोगे, सेलेक्ट एक्टिविटी नेम कॉमा कोच नेम फ्रॉम एक्टिविटी कॉमा कोच वेयर एक्टिविटी डॉट ए कोड इज इक्वल टू कोच डॉट ए कोड। हाँ नीलेश, सेम है ना क्वेरी, यही है ना? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी टेबल की सारी डिटेल को पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। टू डिस्प्ले द ऑल डिटेल्स, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एक्टिविटी
ऑफ देयर कोच नेम। एक्टिविटी की डिटेल पूछ रहा है, एक्टिविटी के नाम पूछ रहा है अपने कोच नाम के साथ। तो जो मैंने आंसर बताया, दिस इज द फाइनल आंसर। समृद्धि, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम मान के चलिए कि इस टाइप का टेबल कुछ और हो सकती है, उनमें वैल्यूज कुछ और हो सकती हैं, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन इसने पूछे हैं, इन क्वेश्चन की टाइप्स भले चेंज हो सकती है, लेकिन वो क्वेश्चन इन्हीं दो टेबल से होंगे, और वो जो क्वेश्चन होगा वो ज्वाइन से होगा। तो उसमें प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन की ज्वाइनिंग कराएगा और उसमें कोई कंडीशन डाल देगा। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल गेम्स, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको दो बार पढ़े। क्वेश्चन को दो बार पढ़ने से आप उसके अंदर का जो हिडन कॉन्सेप्ट है वो आप समझ जाओगे, जो वो क्वेश्चंस के अंदर पूछना चाहता है। आपने ये देख लिया कि इस टेबल का नाम गेम है और इसके अंदर जी कोड है जो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि जी कोड इज अ प्राइमरी की। गेम नेम, ठीक है। टाइप, इंडोर गेम हो सकती है, आउटडोर हो सकती है। कितने नंबर्स हैं, उनकी प्राइज मनी क्या है और उनका शेड्यूल डेट क्या है। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से हमने समझ लिया। पहला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले, देखिए हर क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है क्वेरी जिसमें वो सेलेक्ट कराता है, और दूसरा पार्ट होता है कंडीशन जिसके अंदर वेयर के साथ हम कंडीशन लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, टू डिस्प्ले गेम टाइप एंड नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ गेम। वो ये चाहता है कि गेम की टाइप कितनी रहे और कितने नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ गेम। हमारी गेम टाइप जो होगी वो, मुझे जहां तक लगता है, ये गेम टाइप ये है, इंडोर है और आउटडोर है। और उसमें वो ये जानना चाहता है कि इंडोर में हमारे पास कितने टोटल नंबर हैं और आउटडोर में हमारे पास कितने टोटल नंबर हैं। अंशिता, हाँ, क्या आंसर बताओगी इसका? हम्म। हम्म। ग्रुप बाय, बेटा आपको काउंट करना है ना नंबर, तो आपने बाकी सब तो सही लिखा है। सेलेक्ट, माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। सेलेक्ट टाइप कॉमा, क्या होगा कौन बताएगा? नहीं, काउंट नहीं, काउंट नहीं होगा बेटा, काउंट नहीं होगा, वो पूरा नंबर ऑफ सम होगा। यस, नीलेश ने सही कहा है। बिल्कुल आपने क्वेरी सही लिखी है, बस एक जगह मिस्टेक कर दी, एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाया। सेलेक्ट टाइप कॉमा सम, ब्रैकेट में नंबर, ये हो गया। और फ्रॉम, टेबल का नाम हो गया गेम, और ग्रुप बाय टाइप। एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले मैक्सिमम प्राइस इन ईच टाइप ऑफ गेम, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। शिवांशी है? हाँ बेटा, आंसर इसका बिल्कुल पहला वाले की तरह है, आंसर जो अभी बताया। हम्म। 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 गुड, सही है। किसी को कोई दिक्कत? किसी, हाँ ठीक है, गुड। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ लगता है। ग्रुप बाय का यूज हर जगह पे है, बस क्वेश्चन को समझना चाहिए कि आप ग्रुप बाय आप कहाँ पे लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ गेम्स टेबल। ये वर्ड जहां कंटेंट आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि गेम टेबल के आप डेटा को अरेंज करना चाहते हैं, सारे डेटा को अरेंज करना चाहते हैं, सारे डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ शेड्यूल डेट। अंशुल, अंशुल,
अंशुल अगर है तो मैं अनम्यूट होइए। मांडवी, मांडवी है? हाँ, आंसर। ठीक है, सही बताया इन्होंने। पुनेश, ठीक है, गुड। टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच टाइप ऑफ गेम्स। कौन बताएगा जरा, मैं पहले देखूं क्लास में कौन कौन है। एक मिनट, एक मिनट, जिससे हम पूछेंगे वो। अ, निकिता, निकिता, निकिता बेटा, अगर आवाज आ रही हो तो आप अनम्यूट होइए। हाँ, इसका आंसर टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइज मनी ऑफ ईच टाइप ऑफ गेम। हम्म अरे, सम ऑफ प्राइज मनी है तो सेलेक्ट सम, ब्रैकेट में प्राइज मनी तो होगा ही होगा। कॉमा टाइप, कॉमा टाइप फ्रॉम टेबल नेम गेम्स, और ग्रुप बाय टाइप। जो टाइप होगा उसका ग्रुप बन जाएगा और उसमें हर एक टाइप का, इंडोर का कितना टोटल प्राइस है, सम कितना है वो आ जाएगा, और आउटडोर का सम कितना है वो आ जाएगा। ठीक है। हंसिता, मानवी, निकिता, नीलेश, पुनेश, समृद्धि, शिवांशी, उज्जवल और आदित्य। आदित्य से कुछ पूछा नहीं क्वेश्चन हम लोगों ने। खैर, आपकी 9:45 से क्लास भी है। क्यों पुनेश? पुनेश, अरे बाकी लोगों ने देखा होगा ना। हाँ, निकिता क्लास है 9:45 से। निकिता, ठीक, हाँ ठीक है। तो ये सेशन एंड करते हैं क्योंकि 9:40 हो गया, आपको वहां पे भी ज्वाइन करना होगा। ये एक और था तो वो सिंपल सा था, तो आप अपने आंसर सही और कर लीजिएगा। मैंने 3 असाइनमेंट दिए थे। अब लास्ट एक चीज बतानी है आपको। अब आपके डेटाबेस के करिकुलम में केवल एक चैप्टर रह गया। कोई बताएगा कौन सा है? किसी ने अगर करिकुलम देखा हो। यस, अब तक आप लोगों ने माई एसक्यूएल की कोडिंग माई एसक्यूएल के एडिटर पे की, और पाइथन की कोडिंग पाइथन के एडिटर पे की। अब मैं आपको जो पढ़ाने जाऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास में हमारे डिस्कस होने वाला है, आप प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन का और टेबल क्रिएट करेंगे माईएसक्यूएल पे विद द हेल्प ऑफ पाइथन एडिटर। यानी अगर आप पढ़ेंगे कनेक्टिविटी, पाइथन को कनेक्ट करेंगे माईएसक्यूएल से। और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो फाइनल ईयर जो आपका है उसमें आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो बिना इस कनेक्टिविटी के पॉसिबल नहीं। जो भी मैं आपको प्रोजेक्ट अलॉट करूंगा, जिसपे मार्क्स हैं आपके, आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होंगे तो वो प्रोजेक्ट को आप डिस्प्ले करेंगे, वो इस कनेक्टिविटी के बिना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने अभी तक पाइथन की प्रोग्रामिंग पढ़ ली, फ्रंट एंड बनाना सीख लिया, और डेटाबेस से आप डेटाबेस तैयार कर लिया, बैकएंड तैयार कर लिए। अब उस फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए हमें एक इंटरफेस की कोडिंग करनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। अगला चैप्टर कनेक्टिविटी का है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। और हम लोग अब कल से उस चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करेंगे। और क्लासेस अब सीएस की और आईपी की अलग अलग सेपरेट सेपरेट होंगी, क्योंकि अब उनका सिलेबस में वो कनेक्टिविटी नहीं है, आपके करिकुलम में कनेक्टिविटी है। ठीक है, कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकता है, अदरवाइज मेरी तरफ से सेशन एंड। सॉरी, एक एक करके बोलो।
एक्चुअली मैंने जल्दी-जल्दी में उसको प्रिपेयर कर दिया था। उसमें उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसको मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। मैं टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अगला असाइनमेंट वही डिस्कस करता आपसे। और आपको मैंने मार्क्स मैं उसमें क्विज़ नहीं बनाई थी, इस वजह से मार्क्स अलॉटमेंट नहीं हुआ। अदरवाइज़ मैं उसको मेक क्विज़ कर देता और उसमें मार्क्स अलॉट कर देता, तो आपके कितने सही आंसर हैं और गलत हैं वो पता लग जाते। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लॉन्ग टाइप आंसर्स होते हैं, थोड़ा 1-2 लाइन का आंसर होता है, तो उसमें क्विज़ में आंसर सटीक लिखना थोड़ा गड़बड़ होता है। क्योंकि पता लगा मैंने आंसर कुछ और लिखा है एग्ज़ैक्ट और आपका आंसर उससे मैच नहीं किया है। एक स्पेस या मतलब एक सिंगल कैरेक्टर की भी मिस्टेक रहेगी तो उसको क्रॉस कर देगा। इसलिए मैंने उसमें क्विज़ नहीं क्रिएट किया। केवल आपको उस क्वेरी को लिखने के लिए क्विज़ क्रिएट करके आपको भेज दिया था। सिंपल क्विज़। ठीक है? यही रीज़न था कि उसमें मार्क्स नहीं दिखा रहा। ठीक है, क्विट कर सकते हैं आप लोग। हाँ, हाँ, मायएसक्यूएल के लिए मैं एक कोई अल्टरनेट सर्वर बताता हूँ, जैसे उसको बताया था पाइथन का, तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको मायएसक्यूएल का बताऊँगा। आज कोशिश करता हूँ कि आपसे शेयर करूँगा कि मायएसक्यूएल का सर्वर कौन-सा है। ठीक है? और ये यूसुफ तो ख़ैर यूसुफ की तबीयत ख़राब है और ये एक शिवम सिंह हमेशा की तरह एब्सेंट है। और आपकी क्लास में कौन नहीं है? पूर्णेश आज नहीं था? पूर्णेश हुँ, अभिषेक, अंशुल था बीच में चला गया। ठीक है, ओके।